तो बच्चों आज अपना जो टॉपिक है वो है टैक्स। तो टैक्स सरकार लेती है। सरकार हम लोगों द्वारा बनाई गई एक एंटिटी है। हम चाहें अलग तरीके से जीने लगे, हमको नहीं चाहिए डेमोक्रेसी, मेरी कोई इच्छा नहीं है डेमोक्रेसी में जीने की, तो हम कहेंगे लो सरकार को हम वोट डालने नहीं जाएंगे। सारे लोग भारत के कहेंगे हम सरकार को वोट डालने नहीं चाहेंगे, हमें नहीं चुनना है किसी को, हमें तो कोई कोई भी चले चलेगा, हमें नहीं चलाना। ठीक, कोई भी रहे चलेगा, हमें नहीं चलाना। तो उसमें क्या होगा, उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। शुरुआत में हाँ उसमें जरूर मार काट होगी, ये सब होगा, लेकिन उसके बाद बलशाली लोग जीवित रहेंगे और कमजोर लोग बलशाली लोगों के नौकर रहेंगे, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है क्या? बलशाली केवल शरीर से नहीं होता, बुद्धि से भी होता है ना? तो जीवन जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है और वैसे ही चलते रहेगा हमेशा। लोग कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन के आने के बाद वॉर कम हो गए, बहुत थोड़े टाइम के लिए हो सकता। लोग खुद ही डर गए हो वर्ल्ड वॉर 2 देख करके कि यार 10 लाख लोग, 15 लाख लोग, 20 लाख लोग मरे थे, केवल एक ही 2 शहरों से मिला करके इतने सारे लोग मर गए थे। फिर 50 लाख इधर मरे, 1 करोड़ इधर मरे, इतने उन्होंने मारे, इतने उन्होंने मारे। तो लोग मरते थे, मरते हैं, मरते रहेंगे। हो सकता है हम किसी को मरता हुआ देख के थोड़े टाइम के लिए डर जाएं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि सरकार जो है वो एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने खुद बनाई है, हम खुद उसे आगे जाके खत्म भी कर देंगे, ध्यान रखना। ठीक है, आगे जाके हम सरकार को खत्म भी कर देंगे, ये फैक्ट है, ये ह्यूमन नेचर है ना? अच्छा, मैं मतलब हो सकता है ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, लेकिन ऑफ टॉपिक नहीं जा रहा। वो क्या है कि आज आते ही साथ कुछ बात किसी ने बोल दी या मेरे मन में थी, तो एग्जाम को लेकर के शुरू हुए थे ना अपन। एग्जाम क्यों होते हैं? जब 2 साल लगातार एग्जाम नहीं हुए तो ये विचार मेरे मन में आने लगा कि एग्जाम वाकई में जरूरी भी है कि नहीं है। ये एक सोचने वाली बात है कि एग्जाम होने भी चाहिए कि नहीं होने चाहिए, क्या फर्क पड़ेगा उससे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सोसाइटी जो बहुत समय पहले थी, 200 साल 100 साल पहले थी, वो सोसाइटी भी एग्जिस्ट कर रही थी, जी रही थी, और वो भी खत्म हो गई। बताओ, हम भी खत्म हो जाएंगे। हम एज अ सोसाइटी, हम लोग तो मरेंगे मरेंगे, एज अ सोसाइटी कह रहा हूं मैं। जो हम आज दुनिया के वो बनाए हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, वो भी खत्म हो जाएगा, क्या पता? किसी को पता है क्या? क्या पता? हो जाएगा खत्म, मतलब अल्टीमेटली। चलो, अब तो ये तो थी फालतू की बात। मतलब मैं कुल मिला के ये बताना चाह रहा था कि सब मोह माया है, चैन से जियो। अभी काम की बात पे आ जाते हैं, आज के काम की बात। आज के काम की बात, अब सोसाइटी में तो है हम, समाज में तो हम हैं। अब समाज में है तो खर्चा वर्चा चलाना है कि नहीं चलाना है? बताओ बताओ। फॉर एन एग्जाम्पल, एक परिवार है, एक परिवार में माता पिता हैं और कुछ बच्चे हैं। अब माता पिता परिवार के बच्चों का भरण पोषण करते हैं, और कुछ समय बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब बच्चे भी उसमें पार्ट लेते हैं। लेट्स से 3 बच्चे थे उनके, 3 बच्चे थे। अब अगर अच्छे से परिवार चलाना है तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि सब लोग कंट्रीब्यूट करें तो बढ़िया रहेगा। तो सब लोग क्या करते थे, तीनों बच्चे अपनी अपनी औकात के हिसाब से, औकात बोले तो क्या कमाई हो रही है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और कोई टिकिया बेच रहा है पानी की, तो सब अपनी अपनी औकात के हिसाब से कुछ दे देते थे। अब मान लो एक चौथा बच्चा और पैदा हो गया। अब अब क्या होगा चौथे बच्चे का? वो तो पैदा हुआ ना, उसका क्या होगा? उसका खाने पीने का खर्चा देंगे बाकी 3 भाई बहन और माता पिता मिलके। मान लो माता पिता और बुढ़े हो गए, वो कुछ नहीं कर पा रहे, अब वो 3 जने वही करेंगे। यही है सोसाइटी, यही है टैक्स सिस्टम। ऐसे ही होता है समाज में, ऐसे ही होता है। जो लोग कर पाते हैं वो करते हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं वो नहीं करते हैं। सरकार उनको मुफ्त में देती है, तो जो टैक्स हम लोग देते हैं उसके फायदे भी हैं। बताओ, इतनी सारी कोरोना की वैक्सीनें लग गई फ्री में, पैसा लिया किसी ने आज तक? अभी जाओ तुम, कोरोना हो जाए तुमको अगर, तो अभी जाओगे तुम हॉस्पिटल में, इलाज होगा, 7 दिन रखेंगे टॉप का, सुबह शाम रात खाना होगा, 4 डॉक्टर आएंगे, पूछेंगे तुम्हें ये मीटर से जांच, वो मीटर से जांच, अगर और ज्यादा बीमार हो जाते हो तो ऑक्सीजन भी लगेगा, वेंटिलेटर भी लगेगा।
पैसा भी नहीं लेंगे। और तो कभी ना कभी टैक्स लोग दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, पहले से भी दे रहे हैं, तो उससे फायदा हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा? हाँ, कहा? प्राइवेट में दिया था ना? तो प्राइवेट में क्यों गए थे? अब तो तुम्हारे पास पैसा था तो तुमने दे दिया। बता, तुम सक्षम हो, तुम उन 3 कमाई वाले लोगों में हो, जैसे मैं हूं। मैं नवजात शिशु की तरह हूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो मैं अगर बीमार होऊंगा तो मैं प्राइवेट में जाऊंगा? क्यों जाऊंगा? देखो, अच्छा या बुरा लगना अपनी जेब पर भी निर्भर करता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? तुम जाओ भी कपड़े खरीदने के लिए, मैं दे रहा हूं 1,000 रुपए तुम्हें, तुम कहां जाओगे? 1,000 रुपए दे रहा हूं, कहां जाओगे? क्यों, क्या नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? शहर जाओगे। 10,000 रुपए दूंगा तो कहां जाओगे? 1,00,000 रुपए दूंगा तो कहां जाओगे? हैं? H&M जा रहा, कोई होगी कंपनी। और 1 करोड़ रुपए दूंगा तो कहां जाओगे? हैं? कहां जाओगे? कहां जाओगे? अंडर, ये क्या है? ब्रांड अंडर आर्मर। अच्छा, ऐसा भी होता है? 1 करोड़ के कपड़े आते हैं उसके? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या है उन कपड़ों में? कुछ नहीं है ऐसा, जैसा फालतू के लफड़े में नहीं रहो। वो केवल ड्रामा है। पैसा है तो खर्च करने के तरीके हैं, और पैसा सिर्फ एक धोखा है यार, है। तो बात की गंभीरता को समझो। जिसके पास होता है वो करता है, जिसके पास नहीं होता है वो जो करता है उसके ऊपर पलता है। ये फैक्ट है। अच्छी सोसाइटी का यही होना भी चाहिए। तो एक एथिकल सोसाइटी जो होती है उनके लिए होना भी चाहिए कि आप एथिक्स हैं आपके अंदर, आप उनके लिए अच्छा कर रहे हो, फलाना फलाना टाइप से चल रहा है। गलत नहीं है, ये अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक कदम। ठीक है? टैक्स कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार के टैक्स सिस्टम होते हैं। एक होता है अपना डायरेक्ट टैक्स, सामने देखेंगे सब लोग। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स बोले तो तुम्हें पता चल रहा है तुमसे लिया जा रहा है, तुम्हें पता चला। कौन बनेगा करोड़पति में गए, उधर तुम 1 करोड़ रुपया जीते, तुमको 30% टैक्स लग गया। पता चल गया ना, अरे यार, मुझे नहीं देख रहे, 70 लाख तो जीत गए ना। लेकिन 70 लाख मिलेगा भाई साहब 1 करोड़ में, 30% टैक्स जाएगा, गिफ्ट टैक्स में या किसी कॉर्पोरेट टैक्स में, किसी तरीके से वो चला जाएगा, लगभग 20-30%। तो वो चला जाता है, टैक्स है। सरकार कहती है हमको भी दो, तुम्हारे पास ज्यादा है तो दे दो, इससे हम किसी और का भला करेंगे और कुछ अपने में रख लेंगे जेब में। ऐसा होता है। तो ये डायरेक्ट टैक्स, तुम्हें पता चलता है, ये दिल को चुभता है टैक्स। ठीक। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब तुम्हें कोई पीछे से घोंप रहा है, तुमको पता नहीं चल रहा है, तुम मस्त एकदम आहा आहा हा, आनंद, कितनी सुहानी जिंदगी है। लेकिन तुम गए बिस्किट का पैकेट खरीदने 4 रुपए का, उसमें से तुम्हें 1.5 रुपए टैक्स लग गया, तुमको पता नहीं चला लेकिन वो लग गया। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कई सारे होते हैं। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, बहुत रुपया है तुम्हारे पास, 2 पैसा। कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेट से लिया जाता है, कंपनियों से लिया जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स, बहुत प्रॉपर्टी हो जाती है तब लिया जाता है। इनहेरिटेंस टैक्स, पिताजी की बहुत बड़ी संपत्ति तुम्हें मिल गई, मिल जाएगा, तुम्हें उसका भी टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। गिफ्ट टैक्स, मैंने तुम्हें गिफ्ट दी एक कार, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा उस कार पे। या 1 करोड़ रुपया दिया मैंने, जाओ बेटा अंडर आर्मर से कपड़े खरीद ले आओ, पहले टैक्स देने पड़ेगा तुम्हें। ठीक है? फिर तुम कपड़े खरीदोगे तो उस पर भी टैक्स दोगे। अब काय का अफसोस, 1 करोड़ रुपए नहीं दिए मैंने तुम्हें, वापस कर देना। अब
इनडायरेक्ट टैक्स कई सारे होते हैं, जैसे कि सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी होती थी, सरकार ने यही करा। इस पे बैठ जाओ कुर्सी पे तुम। सरकार ने यही करा। सरकार ने क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो तुम्हें पीछे से काट रहे थे, उन टैक्सेस को तुमने इकट्ठा कर दिया। मतलब वो टैक्स ऐसे थे, बहुत टेंशन वाले थे, बहुत टेंशन वाले थे भाई साहब, तुम तो सोच भी नहीं सकते इतने टेंशन वाले थे। मैं सोचवाता हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो? सबको, 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 गवर्नमेंट को, हमको देने वालों को, कंपनियों को, सामान बनाने वालों को। भारत है, भारत में आज अभी पेट्रोल का दाम कितना है? एक, कौन दुनिया में रहते हो बेटा? काहे से आए हो अभी? स्कूटी से? काहे से चलती है? कौन डलाता है? पैसा कौन देता है? अरे बेवकूफ, उसको पैसा कौन देता है जिससे पेट्रोल लेते हो? पेट्रोल डलवाते हो, उसको पैसा कौन देता है? हाँ, तो कभी गुणा भाग नहीं करा? 3 लीटर डल गया इतना, उसमें नीचे लिखा रहता है रेट। अच्छा, 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 बातचीत तो तुम्हारी ऐसी चल रही कि अभी तुम 10,000 की गड्डी निकाल के दे दोगे, सर भारी हो रही थी, ले जा जरा। तुम बताओ कितना पेट्रोल चल रहा है? 90 कुछ रुपए चल रहा है, मेरे को भी अच्छे से नहीं पता, लेकिन 90-90 के आसपास चल रहा है, इतना पता है मेरे को। एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, लेकिन 90 के आसपास है। एमपी में कितना है? 7-8 रुपए ज्यादा है, 98 या कहीं, और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर 100 भी है। डू यू थिंक इट इज फेयर और नॉट? इसमें क्या परेशानी है और ऐसा क्यों होता है? पॉपुलेशन के हिसाब से, सरकार की जरूरतों के हिसाब से सब अपना अपना टैक्स डिसाइड करते हैं। एक बेनिफिट तो है इसका, लेकिन दूसरा बेनिफिट, दूसरा या लॉस किसको है? कंपनियों को जो बेच रही हैं पेट्रोल। समझना। लिकर, दारू, दारू क्या रेट चल रही है? अरे यार, तुम लोगों ने पीना शुरू नहीं किया अभी तक? तो लिकर जो है, उसके भी हर राज्य में अलग अलग रेट होते हैं। और पहले हर आइटम के साथ ऐसा होता था, हर ऑब्जेक्ट जो भी खरीदो, कपड़े भी खरीदो, तो भी उसके हर राज्य में अलग अलग कपड़े होते, अलग अलग प्राइस रेट होते थे। कार के अलग अलग रेट होते थे, बाइक अलग अलग खरीदो, अलग अलग रेट होते थे। बड़ी दिक्कत थी भाई साहब, ठीक है नहीं थी? तुम यार, अब तुम उत्तर प्रदेश के निवासी हो, आज तुम चलाते चलाते मध्य प्रदेश में तुम्हारी गाड़ी बंद हो गई, तो तुम मध्य प्रदेश का पेट्रोल देना पड़ेगा तुम्हें, प्राइस देके नहीं देना पड़ेगा? अब वो तुम्हें बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे यार, यूपी से आ रहे थे, कट्टियां भर के ले जाएं। नहीं, नहीं ले जा सकते हैं। तुमको पता है गांव में पेट्रोल बिकता है, गांव में अंदर इंटीरियर में, जैसे एमपी का गांव है, बाजू में ओरछा से लगे हुए गांव है, उसमें पेट्रोल बेचते हैं। गांव के अंदर थोड़ी पेट्रोल पंप है, दूर है वो तो। गांव में अंदर ही अंदर जिसको चलाना है, वो क्यों उतने दूर जाएगा 5 किलोमीटर जाकर के? तो गांव में वो खरीद ले आते हैं दुकानदार, और कालाबाजारी करते हैं पेट्रोल की। तो अब वो एमपी में है, लेकिन लाएंगे कहां से? यूपी से। कालाबाजारी हो गई कि नहीं हो गई? मुनाफाखोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? गलत हो रहा है, इसमें चीटिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? कंपनियां, जैसे कंपनियों से टैक्स लिया जा रहा है। टाटा नैनो के साथ एक बार ऐसा हुआ कि भाई साहब, ममता बनर्जी ने कहा टाटा नैनो को हम बंगाल में लगने नहीं देंगे, आ जाओ लाइन में। टाटा नैनो का उतना बड़ा प्लांट पूरा उठा करके, मतलब प्लांट नहीं उठाया पागल, प्लांट नहीं उठाया, उनने सिस्टम उठाया, पूरा मशीनें उठवाई, उसको सब भेजा, गुजरात शिफ्ट किया, और गुजरात में टाटा नैनो फिर बनना शुरू हुई। इस वजह से टाटा नैनो 1 लाख में नहीं बिक पाई। बताओ, है बुरा कि नहीं है? अरे सही रहा, घटिया गाड़ी थी, ना बिके बढ़िया है। ऑटो थी, फालतू में उसका गाड़ी करने का था, उस गाड़ी का बेकार गाड़ी थी वो। तो बात मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इससे बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, सरकार के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खर्चा बढ़ जाता है सरकार का कंट्रोल करने में, टैक्स वसूलने में, और उसमें अनियमितताएं आती हैं। अनियमितताएं आएंगी तो फिर कहीं पर भी घोटाला होने का चांस रहता है। इरेगुलरिटीज, समझ में आया क्या? नहीं आ रहा है समझ में? कुछ भी नहीं आ रहा? अरे कुल मिला के सरकार के लिए टेंशन,
बहुत बड़ी, डिफरेंट डिफरेंट टैक्स होना बड़ी टेंशन। तो आज भी पेट्रोल के रेट और लिकर के रेट इसलिए हैं क्योंकि वो जीएसटी के स्लैब से बहुत बाहर हैं। उनको जीएसटी में लाने से सरकार को नुकसान हो जाएगा। अगर पेट्रोल जीएसटी में ले आए तो 40 रुपये पेट्रोल बिकेगा। फिर पेट्रोल डलाएंगे भी और रास्ते पे बहाएंगे भी। ला जगह जगह आग लगा देंगे अपन पेट्रोल खरीद खरीद करके। 45 रुपए लीटर पेट्रोल। तो जीएसटी में ऐसा ही होगा, समझ गए कि नहीं? और जीएसटी में मतलब उस चीजें सस्ता, वो तो पेट्रोल एक केस है। ऐसा नहीं हुआ कि जीएसटी आने से कुछ महंगा हो गया कुछ सस्ता हो गया ना, बहुत थोड़ा अंतर पड़ा होगा सो पड़ा होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा होगा। लेकिन इससे विदेशी निवेशकों को बड़ी आसानी हो गई। विदेश से कोई कार वाला आएगा, अपने यहाँ बेचने के लिए आएगा, कार कंपनी आएगी कोई, वो किधर लगाएगी जहां पर उसे कम टैक्स देना पड़ेगा। इससे एक एक स्टेट रिच होता जाएगा और बाकी स्टेट जिसमें बहुत ज्यादा टैक्स है वो पुअर होता चला जाएगा। यस और नो? और फिर वहां कभी टैक्स कम नहीं हो पाएगा और फिर बेचने में भी लफड़ा उनको। तो अंग्रेज या जो भी है विदेशी इन्वेस्टर भारत में आके अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता है तो वो तो सिंपल कैलकुलेशन चाहेगा कि उसको कैलकुलेशन के लिए 4 सीए अलग रखने पड़े। मुश्किल है, तो बेवकूफी है ये तो। 4 लॉयर लग रहे हैं अलग से। जितने ज्यादा मशीन में कंपोनेंट होते हैं, ध्यान रखना, एक बात सुनना जो मैं अभी बता रहा हूं, मशीन में जितने ज्यादा कंपोनेंट होते हैं मशीन उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, महंगी हो जाती है, उसको सुधारना उतना मुश्किल होता है, सही करना। नंबर ऑफ कंपोनेंट मशीन में जितने कम रहेंगे वो उतनी ही लंबी चलेगी। फैक्ट है ये, ठीक है? समझ गए? अब हम लोग समझते हैं कि जीएसटी है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बात करते हैं। बिफोर जीएसटी देयर वर 13 नहीं भाई साहब, 17 टैक्स थे ऐसे। 13 नहीं थे, 17 टैक्स थे। डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। These 17 indirect different taxes are replaced by goods and services tax. जीएसटी जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लेती हैं। जीएसटी कॉमन टैक्स है, गुड्स के लिए भी काम करता है और सर्विसेज के लिए भी काम, मतलब सब चीजें एक में ला दी उनने। सर्विस जैसे कि नाऊ की दुकान पे गए बाल कटाने, वो सर्विस दी उसने, कि उसने कैंची बेच दी तुम्हें, जाओ खरीद लो वो कर लो। समझ रहे हो? सर्विस। हमारे यहाँ आ रहे हो तुम, सर्विस लेके जा रहे हो, पढ़ाया हमने तुम्हें, सर्विस है। हमने कोई घुट्टी तो थोड़ी बना के रखी है एक सीसी सुबह एक रात में, वो बेचा थोड़ी है हमने कुछ, तुम्हें सर्विस दी है। होटल में सर्विस दी जाती है, होटल में मतलब खाना भी दिया जाता है और सर्विस भी दी जाती है, ठीक है? तुम ऐसे क्यों करते हो बार बार चेहरे के साथ ऐसे? तुम कुछ करते हो, क्यों करते हो? वो कुछ दिक्कत है तुम्हें? आदत ही हो गई, अब तो आदत सी ऐसे जीने में। अब ये जो टैक्स लगता है ये हर स्टेज पे लगता है, वैल्यू एडिशन की हर स्टेज पे। व्हाट डू वी मीन बाय वैल्यू एडिशन? वैल्यू एडिशन, फैक्ट्री से टी शर्ट बनी, पॉसिबिलिटी है फैक्ट्री से ही बनती है टी शर्ट। टी शर्ट बन गई तो टी शर्ट बनाने पर एक वैल्यू एडिशन हुआ, कपड़ा लिया कपड़े से टी शर्ट बना दी, वैल्यू एडिशन हो गया। अब महंगी बेचोगे, कपड़ा सस्ता होता है, बनी टी शर्ट महंगी होती है, यस और नो? तो वैल्यू एडिशन हो गया, तो टैक्स लगेगा। कौन सा टैक्स? जीएसटी। पहले डिफरेंट टाइप का टैक्स लगता था, अभी जीएसटी लगेगा, सिंगल टाइप का टैक्स। नींद आ रही है? उसके बाद ब्रांड में गई वो टी शर्ट, अंडर आर्मर ब्रांड में चली गई, ब्रांड में वैल्यू एडिशन हो गया, मतलब अच्छी सी कांच की उसमें रखी है बढ़िया एकदम, उसमें असली आदमी पहन के खड़ा है, पुतला नहीं खड़ा है भाई साहब उधर, असली आदमी खड़ा है, ठीक है? तो वो वहां पर अच्छी बढ़िया एसी, उधर गए तुम उधर न, सर चाय, वैल्यू एडिशन हो गई कि नहीं? आपकी नजर में हो गई कि नहीं? वैल्यू एडिशन बोलेंगे इसे हम, ब्रांड आ गया, वैल्यू एडिशन हो गई। फिर उसके बाद मान लेते हैं हमने उसको थर्ड मतलब फैक्ट्री से फिर रिटेल आई और रिटेल से भी और कहीं बेच दिया, फिर वैल्यू एडिशन हुई, आपके घर तक आ रही है अब तो।
फिर वैल्यू एडिशन हो गया तो इधर भी टैक्स लगेगा। जहां जहां आइटम में वैल्यू एडिशन होगा वहां वहां टैक्स लगेगा। ठीक है, बिस्कुट फैक्ट्री से बना तो वैल्यू एडिशन लग के आया, रॉ मटेरियल था उसको वैल्यू एडिशन करके बिस्किट बनाया, उस पर लग गया। फैक्ट्री से बाहर पैक्ड होके आता है तो फैक्ट्री से बाहर आया, किसके पास आया? होलसेलर के पास आया। आया कि नहीं? होलसेलर ने अपना मुनाफा जोड़ेगा उसमें कि नहीं जोड़ेगा? मुनाफे के बदले में वो काम भी करता है ना। तुम होलसेलर से खरीदते हो क्या? दुकानों में तो पहुंचाता है, इकट्ठा स्टॉक खरीदता है, मेहनत करता है, उसको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो वहां उसमें वैल्यू एडिशन हो गया बाबू। उसके बाद हमने वहां पर रिटेलर के पास आया, रिटेलर से हमने खरीदा, हमने कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया, हमने तो खरीदा। वी आर दी कस्टमर। अल्टीमेटली जीएसटी कस्टमर पे करता है। कौन? कस्टमर। कोई बीच में नहीं करता, एंड यूजर करता है। समझ गए क्या? अल्टीमेटली वो कंपनियां या जो भी बेच रहा है वो उसको एंड यूजर पे ही खींच देती है। ठीक है, बहुत मस्त है वैल्यू एडिशन का, इसका जो फॉर्मूला है वो भी बहुत मजेदार है। अब जीएसटी आ गया। जीएसटी को समझे क्या है जीएसटी। जीएसटी दो प्रकार का जीएसटी है। जीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई पर अलग होता है और इंटर स्टेट सप्लाई पर अलग होता है। आय हाय हाय, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट क्या हो गया जी? तुमको पता है एक इंट्रानेट और इंटरनेट नाम की चीज होती है। पिताजी बैंक में किसके हैं? नो वन। कहो पिताजी से बैंक में भी नौकरी करो। सर एग्जाम वो बता रहे थे एप्लीकेशन, कुछ बता नहीं पाए। मैं बताता हूं, चिंता मत करो। लेट्स से एसबीआई, हमारे पिताजी एसबीआई में काम करते हैं, तो पिताजी का कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, उनको यूट्यूब वीडियोस नहीं देखने को मिलेंगी, वो इंट्रानेट से कनेक्टेड है। वो एसबीआई के सर्वर से कनेक्टेड है। वो जब इंटरनेट हमारे फोन में आ रहा होता है और एसबीआई वाले कहते हैं गुटखा खाते भाई साहब सर्वर नहीं आ रहा, ऐसे ही कहते हैं या किसी और तरीके से सर्वर नहीं आ रहा, तो सर्वर उनका अलग सर्वर है, उनका इंट्रानेट चलता है। वो लोग मेल बाहर नहीं कर पाते, जीमेल नहीं इस्तेमाल करते। वो उनका गिवन होता है, सिस्टम होता है, सिस्टम में इंटरनेट, वो बाहर से कनेक्ट ही नहीं होते, वो इंट्रानेट चलता है उनका। इंट्रा मतलब विद इन दी एसबीआई, वन ब्रांच टू अनदर डजंट मैटर, विद इन दी एसबीआई। इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के भीतर, मतलब स्टेट में ही सामान बने, स्टेट में ही सामान बिक जाए। कैसा रहा? मुश्किल है कि इजी है? पहले 40 तरीके के टैक्स थे। वो मुश्किल, ऑब्वियसली मुश्किल है यार, मशीन में जितने कंपोनेंट उतना मुश्किल, मशीन में जितने कम कंपोनेंट उतना आसान। यहीं से ले लो तुम, चुनाव हो रहे पंचायत के, कल है, प्रधान चुने जाएंगे। क्या प्रधानी के चुनाव, बाकी सारे चुनाव सब एक साथ नहीं हो सकते क्या? क्यों? क्यों नहीं हो सकते? किस चीज का कंफ्यूजन? वही तो बता रहा हूं, मैनेजमेंट ही तो अच्छे से हो जाएगी और सस्ते में। वोट कौन डालता है? हम। कहां डालते हैं? बूथ पे। वो बॉक्स नहीं होता है, वो बॉक्स, तुम वोट नहीं डाला ना आज तक तुमने, बटन दबाना होता है, वोटिंग मशीन होती है, ईवीएम कहते हैं, जैसे बीजेपी हैक कर लेती है। अरे लोग कहते हैं ऐसा, तो वो ईवीएम में बटन दबाते हैं, अपन दबाते हैं कि नहीं दबाते हैं। कहानी ये है कि वोट डलेगा, तो आप गए वो वोट डालने के लिए, ईवीएम पे आपको बटन दबाना है। अब वो तो एक मशीन है, मशीन कैन बी प्रोग्रामेबल। मशीन को आप ऐसे सेट कर दो कि मल्टीपल टाइम आप वोट डाल पाओ, डिफरेंट डिफरेंट चुनाव के लिए। अब आप गए वोट डालने के लिए, आप पहुंचे, आपको चुनना था क्या? प्रधानमंत्री देश का। तो आपने बटन दबा दिया, प्रधानमंत्री चुन गया। फिर आपने एक दूसरा बटन दबाया, अब आ गया आपके देश का, मतलब आपके राज्य का मुख्यमंत्री। मतलब पहले आपने सांसद चुना, फिर आपने विधायक चुना, उसी चुनाव में उधर ही खड़े खड़े एक ही बार में विधायक चुना उसी मशीन में। फिर उसके बाद आपने तीसरे में पार्षद चुन लिया। अभी विधायक और पार्षद के एक साथ होते हैं शायद, मैं आई एम नॉट सो श्योर। फिर आपने उसी में पार्षद चुन लिया,
या फिर गांव वालों ने प्रधान चुन लिया, रट्टा खत्म। फिर 6 महीने बाद चुनाव तो नहीं होंगे। चुनाव में होता सरकार का बहुत पैसा खर्च, समझे कि नहीं समझे? चुनाव में सरकार बहुत पैसा खर्च करती है, बहुत। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो अकेले बंगाल में हजारों सीआरपीएफ की कंपनियां लगी हैं, केवल बंगाल में। तो एक साथ हो जाए, एक बार में खत्म, फिर 8 महीने बाद फिर से वो सांसद वाले चुनाव होंगे, फिर बंगाल में फिर से लगेगी सीआरपीएफ। खर्चा नहीं होता क्या? उनको लाने ले जाने का, मशीन का या आदमियों के काम करने का खर्चा नहीं होता क्या? एक ही बार में फुर्सत। आइडियल प्रैक्टिस यही है, एक ही बार में होना चाहिए, जैसे अमेरिका में होते हैं, खत्म एक बार में। हर 4 साल में चुनाव होते हैं, उसी में वो सब चुन लेते हैं, अपने मोहल्ले का भी वो चुन लेते हैं, और उसका भी, स्टेट का भी, और फाइनल भी, खत्म। अच्छा है ना, सस्ता में हो गया काम। लाखों करोड़ रुपया खर्च हो जाता है चुनाव में, मूर्खता है वो तो हाँ, चुनाव पे पता नहीं कैसे आ गए थे अपन। इंटर स्टेट, हाँ, वो शुरुआत से ही स्ट्रक्चर ऐसा है उसका। सरकार कभी किसी स्टेट की गिर जाती है, बाकी स्टेट की चलती रहती है, तो फिर वो अलग हो जाता है, फिर वो अलग, वो कभी करने की कोशिश ही नहीं करी फिर उसको इकट्ठा करने की। वन नेशन वन वोटिंग, वन नेशन वन पोल, ये इस पर काम चल रहा है। हो सकता हो जाए अगले 6-7 साल में, अच्छा रहेगा ना। चल रहा है काम, बट इट्स अ टास्क। इसके लिए विलिंगनेस चाहिए, इसके लिए मजबूती चाहिए। मतलब ऐसी मजबूती कि जनता कुछ भी रोती गाती रहे, तुम तो बदल दो। नोट बदल गए थे, जनता कह रही मोदी हराई, मोदी ने, उसने तो बदल दिए, तो बदल दिए, अब नहीं सुनना है हम। कान बंद कर लिए, ला 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 ला, कुछ कुछ भी बोलते रहो, हमें नहीं मतलब। ऐसे ही करता है वो। बाढ़ में गया तुम, हमने लॉकडाउन लगाना है, हमने लगा, तो रोते रहो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हमारे हिसाब से जो सही है तुम्हारे लिए, बस ऐसा उसका सोचना है। तो ऐसी ही मजबूत सरकार होती है, वही डिसीजन ले पाती है, इसको कहते हैं मजबूत सरकार। ठीक है। तो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जीएसटी जो होते थे, जीएसटी इतना बड़ा डिसीजन था कि नहीं था? अभी तक लोग कहते हैं जीएसटी बुरा था, बुरा था, बुरा था। जीएसटी लेकिन अच्छा था। बाकी चीजें खराब हो सकती हैं, लेकिन जीएसटी बढ़िया है। जीएसटी से बहुत ज्यादा इजी हो गया कंपनियों के लिए आना भारत में, या हम लोग एज अ बिजनेस शुरू करने के लिए। अब इंटर स्टेट में 2 तरह के जीएसटी लगते हैं, सेंट्रल जीएसटी लग जाता है और स्टेट जीएसटी लगता है, जबकि इंट्रा स्टेट में इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड भी कुछ अलग से नहीं है, वो भी इन्हीं दोनों को कॉम्बिनेशन है, समझे क्या? चलो अब हम एक काम करते हैं, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट का जो है वो बिल देखते हैं। बिल देखें, क्या दिख रहा है इसमें तुम्हें? सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी 9%, एसजीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी 9%। तुम्हारे पास भी है जीएसटी लिखा है उसमें? है, दिखाओ। कपड़े का है, हाँ, इसमें भी सीजीएसटी लगाया है और एसजीएसटी लगाया है। हाँ, खाने का है, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली 18% इसमें जो मैं दिखा रहा हूँ वही है। 18% इसमें डिस्काउंट है? नहीं है। मेरे वाले में जो मैं दिखा रहा हूँ उसमें डिस्काउंट भी है 10% का। तो अपने को जो सवाल आएंगे एग्जाम में वो यही तो आते हैं। ये तो बहुत आसान है। परसेंटेज परसेंटेज सॉल्व करना आता है कि नहीं? 100 का 10% कितना होता है? लो, आता है तुम लोग को तो। ऐसा ही है, देखो कितना आसान है। 65 रुपया बिल हुआ, मेंदू बड़ा खाया उनने, 65 रुपया बिल हुआ, 65 रुपए में 10% ऑफ मिल गया, 6.5 रुपीज ऑफ मिल गया। अरे क्या कर रहा है? क्यों कह रहा था? सबसे आगे बैठा है तू। तो 65, तो अच्छा तुम लोग बात कर लो, मैं रुका हूं। तो 65 रुपए टोटल हुआ था, मेंदू बड़ा खाया हमने, 65 रुपए में 6 रुपए हमको ऑफ मिल गया। वैसे 6.5 मिलना था, लेकिन अठन्नी कौन देता है यार। 6 रुपए कर लिया, उसको राउंड ऑफ करके 10% ऑफ दिया उनने। बचा कितना? 61 रुपया। 65 में से 6 गया 59, 59 रुपया बचा। अब 59 पे लगेगा जीएसटी। जीएसटी लगा टोटल 18%। खाने पे लगता है 18%, होटल रेस्टोरेंट में जाओगे ना 18%, और ज्यादा महंगे वाले में जाओगे 28%। समझ रहे? जैसे कि अब तुम 1 करोड़ रुपया लेके गए कौन से ब्रांड में, उधर आसपास खाना भी तो खाओगे, 1 करोड़ में से कुछ बचा के, तो अच्छे ही होटल में खाओगे कि नहीं खाओगे? तो अच्छे होटल का तुम्हें 18% नहीं देना पड़ेगा, 28 देना पड़ेगा। 28 इज दी हाईएस्ट। क्या? हाईएस्ट टैक्स किसी पर भी लगता है।
तो हाईएस्ट किस पर लगना चाहिए? मतलब जो फालतू की चीजें होती हैं, समझे क्या? कपड़े कपड़े होते हैं, गरीब आदमी की नजर में कपड़े कपड़े होते हैं। तो तुम ज्यादा महंगे खरीद रहे हो, तुम्हारी औकात है ज्यादा महंगे खरीदने की, तो तुम ज्यादा औकात है तो ज्यादा पैसा दो ना टैक्स सरकार को। अब जो पानी की टिकिया वाला 3 में से एक आदमी है, वो थोड़ी अर्बन में जाएगा कपड़े खरीदने के लिए, वो तो मंगल बाजार से खरीद लेगा। तो उसको टैक्स सबसे कम लगना चाहिए। ठीक है, गरीब लोगों को टैक्स और गरीब चीजों पर टैक्स कम। जैसे आप दूध लेते हो दूध वाले से, नॉर्मल प्रैक्टिस है। आपने कहा नहीं हम तो अमूल का दूध पिएंगे, अमूल का दूध 2 रुपए 2.5 रुपए महंगा मिलता है, उसपे ज्यादा टैक्स लगता है। आपने कहा जूस पी लो उधर बाहर की दुकान, ना हम तो 6 लेयर वाला कटरीना कैफ वाला जूस पिएंगे, जो कटरीना कैफ ऐसे करके पीती है। तो एक तो तुम कटरीना कैफ को भी पैसा देना पड़ेगा, प्लस टैक्स भी देना पड़ेगा। समझ रहे हो बाबू लोग? सभी लोग को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर? ज्यादा मतलब बेकार की चीज, बेकार नहीं बोलते उसको, लग्जरी आइटम बोलते हैं। ठीक है, कटरीना कैफ वाला जूस लग्जरी आइटम है, कटरीना कैफ पी रही है भाई साहब, ओ हो। अब तुम बाल में कड़ुआ तेल लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं हम तो हेयर एंड साइन कियो कार्पिन और क्लिनिक प्लस कुछ लगाएंगे। तो ऐसा कुछ लगाओगे तो फिर क्या है? मेरे को तो टेंशन नहीं है, देखो किसी प्रकार का कोई तेल लगा लो, सब में रिजल्ट एक जैसा ही है। 3 दिन बाद मेरे को मशीन चलानी है, घुर घुर घुर, ऐसा सही रहता है। ऐसे बाल तुम लोग भी कराओ, ये नया फैशन है, समझ रहा है कि नहीं? क्या करेगा बड़े बाल रख के, बेकार। ठीक, तो कुल मिला के ज्यादा ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो अगर तुम, तो टैक्स एक्स्ट्रा लगता है, और अगर जरूरी खर्चा कर रहे हो तो टैक्स जरूरी मतलब नहीं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल तुम्हें कार खरीदनी है, कार इज दी लग्जरी, नहीं ना? है ना? जरूरत थोड़ी है। कोई कितना भी कहते नहीं कार जरूरी है यार, परिवार में होनी चाहिए यार, अभी पैसा है तो सोच रहे हो। नहीं तो बस ट्रेन पे और इतनी ऑटो बोटो क्यों चलती हैं? जाते हैं ना लोग। आप लोग अभी जैसे आप लोग जो जो बच्चे आप लोग एक ऐसी जनरेशन हो जो शहर में ही पैदा हुए, ठीक है? तुम लोगों ने जो है शायद थोड़ी गरीबी देखी नहीं है, समझी नहीं है तुमने, तुमने गरीबी उतनी समझी नहीं है। अब गरीबी उतनी समझने का मतलब मेरा ये है, गरीबी नहीं है यार, उसको गरीबी हम नहीं कहना चाहिए वैसे। अगर कोई आदमी कम उसमें खर्चा करके भी खुश है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम उसको गरीब क्यों कह रहे हो जबरदस्ती? इट्स ऑल इट शुड बी ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन। ठीक है, समझ में आया क्या? नहीं आया? नहीं आया? आया समझ में? तो आपको ये व्यवस्था समझ में आई, ये बिल समझ में आया? ये तब लगेगा आपको ऐसा वाला जब आप स्टेट, जैसे खाना है झांसी में ही बना, झांसी में ही मिल रहा है तुम्हें खाना, जो तुम खा रहे हो होटल में जाके, झांसी में ही बना, झांसी में ही। लेकिन तुम पार्ले जी का बिस्कुट है, जरूरी है क्या वो यूपी में ही बना? हरियाणा में भी तो बना हो सकता है। मोबाइल फोन खरीद रहे हो तुम, तो वो बाहर का ही तो होगा। नहीं समझे? अच्छा, अब देखना जरा इसमें, ये जो मोबाइल फोन का एक बिल है, कौन सा मोबाइल खरीदा? MI Note 4 मोबाइल, आहा, 12% का जीएसटी रेट इस पर है। ये जो 12% का जीएसटी है, ये कौन सा जीएसटी है पता? इंटीग्रेटेड जीएसटी है। कौन सा है? व्हाट डू वी मीन बाय इंटीग्रेटेड? अब देखो क्या है, एक स्टेट से निकल के सामान दूसरे स्टेट में जा रहा है ना, तो अब वो दोनों स्टेट लड़ाई करेंगे, हमको चाहिए पैसा, हमको चाहिए टैक्स का पैसा, करेंगे कि नहीं? तो सरकार क्या है? मालिक। सरकार करके चुप, मेरी बात सुनो। तुम्हारे यहाँ फैक्ट्री है, तुम्हारी तो सामान बना रहा है, राजस्थान में तुम्हारे यहाँ फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री मजदूर है, काम कर रहे हैं, तुम्हारे उसका राज्य का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खरीद कहाँ रहा है? उत्तर प्रदेश में। तो अब सामान उत्तर प्रदेश के लिए बनाया है ना तुमने, तो वहां तुम एक बार तो फायदा ले चुके, फैक्ट्री के होने का फायदा ही अपने ही में फायदा है। लोगों को काम मिलता है कि नहीं मिलता है? तो फैक्ट्री के होने का अपने ही फायदा हो गया, तो उन्हें काम मिल गया, तो तुम्हें फायदा मिल गया। अब तुम चपर चपर ना करो। अब आओ उत्तर प्रदेश के पास। इधर से उत्तर प्रदेश के पास जब बिस्कुट का पैकेट आया, तो उसमें जो टैक्स लगा है, सेंट्रल तो लेगी पैसा, वो तो
बहुत सारी चीजें देखती है ना, बहुत सारी चीजें हमेशा सेंट्रल के अंडर में है। हमारा जो अमेरिका जैसा नहीं है स्ट्रक्चर, जहां पर स्टेट खुद से अमेरिका में एंट्री लिए हैं। हमारा स्ट्रक्चर अलग है, हमने जबरदस्ती करके ऐसा सेटिंग बनाई है कि तुम रंगबाजी नहीं चाहिए तुमसे, सब स्टेट औकात में रहो। किसी स्टेट का मुख्यमंत्री ज्यादा चपर चपर करेगा, कहेगा कि नहीं हम अपनी चलाएंगे, हम अपनी चलाएंगे, तो स्टेट 1 मिनट में सब उड़ा देगा उनको। स्टेट के पास ऐसी पावर है कि मुख्यमंत्री को हटाकर वहां पर केंद्र सरकार वो राष्ट्रपति लगा सकता है। केंद्र का शासन चाहे तो राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी राज्य भारत देश से गद्दारी नहीं करेगा। मतलब राज्य तो क्या गद्दारी करता है, आदमी गद्दारी करता है ना। ऐसा हो सकता है कोई ऐसा मुख्यमंत्री आए जो कहे नहीं मेरे को तो अलग ही होना है। नहीं समझ में आ रहा। हरियाणा भारत का सबसे ज्यादा पैसा उगाने वाला देश है। हरियाणा में सबसे ज्यादा पैसा, जीडीपी सबसे ज्यादा है हरियाणा की। तो अब हरियाणा इतना सा जीडीपी, लेकिन अब जीडीपी ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा है कि नहीं है। तो हरियाणा वाले लोग सब मिल गए, मुख्यमंत्री आ गया, उनने कहा एक काम करते हैं, हम भारत से चाहिए ही नहीं, हमें हमें भारत पसंद ही नहीं है, जाओ, हमें भारत से नफरत है, हमें भारत में रहना ही नहीं है। तो फिर केंद्र आएगा, अच्छा नफरत है, उनको करेगा पहले जेल में बंद, और उसके तुरंत ही राष्ट्रपति शासन लगाएगा। पुलिस तो है ही, पुलिस तुरंत उसके जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा, पुलिस मुख्यमंत्री के अंडर से हटके केंद्र के अंडर में हो गई। तो अब पुलिस किसकी बात सुनेगी? केंद्र की। देखो, पुलिस ही है जो बलशाली है केंद्र उसमें। सेंट्रल के पास तो आर्मी भी है, और सेंट्रल की इतनी सारी 16-17 लाख रिजर्व फोर्सेस भी हैं। तो सेंट्रल की पावर समझ में आ गई। तो सेंट्रल को तो पैसा मिलना ही चाहिए। आर्मी इतनी बड़ी मेंटेन कर रही है सेंट्रल, छोटी बात है क्या? सेंट्रल को तो पैसा मिलना चाहिए। तो सेंट्रल को पैसा मिलता है तो वो हर बार मिलता है। अब जैसे ये 12% इंटीग्रेटेड टैक्स लिया, तो 12 में से 6% किसको मिलेगा? पक्का किसको मिलेगा? सेंट्रल को। और 6% बचा जो, वो किसको मिलेगा? कौन से स्टेट को? हाँ, जिसमें सामान गया है, डेस्टिनेशन वाले को। इसीलिए इंटीग्रेटेड टैक्स टैक्स का घरेलू नाम होता है डेस्टिनेशन टैक्स। क्या नाम होता है? क्यों होता है? उसको मिलता है जिस जगह पे सामान बिका, उसको मिलता है, जिस जगह पे बना उसको नहीं मिलता है। और अगर जहां बना वहीं बिक गया तो उसी का नाम स्टेट टैक्स है। इंट्रा स्टेट है और उसका नाम मतलब SGST है, स्टेट GST। फिर उसे CGST और SGST में बांट देते हैं। समझ गए क्या? एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं GST इन। सुन नहीं रहा। सेंट्रल तो हमेशा लेगी, चाहे इंट्रा हो चाहे इंटर हो, सेंट्रल तो हमेशा लेगी। लेकिन अगर इंट्रा है तो वो पैसा स्टेट को ही मिल जाता है, और अगर इंटर स्टेट है, एक से दूसरे में जा रहे हो, तो फिर वो पैसा डेस्टिनेशन वाले स्टेट को मिलता है। दो में से किसे मिलेगा? डेस्टिनेशन वाले स्टेट को मिल जाएगा। वो दोनों ही एक जैसी स्ट्रक्चर है, आधा आधा बांट लेते हैं अभी भी तब भी। अब एक चीज होती है जिसको अपन कहते हैं GST इन। IN बोले तो आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या? आइडेंटिफिकेशन नंबर। इधर कहीं दिख रहा है क्या आइडेंटिफिकेशन नंबर? GST इन होगा, होगा CIN, ये नंबर ये लिखा है, दिख रहा है क्या कचू? GST इन / UIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सबका यूनिक होता है। तो जो A से लेकर के ये है, ये पता क्या है? कब उस कंपनी का पैन नंबर। क्या समझे? पैन नंबर। ये जो यहां से लेकर के यहां तक है, ये पैन नंबर। शुरुआत के जो 2 डिजिट हैं वो स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से स्टेट का है ये। रुक जा बेटा थोड़ी देर। और आखिरी के 3 डिजिट हैं ये रैंडम होते हैं। यूनिक बनाना है ना, तो वो तो चलो हर एक का अपना अपना वो भी यूनिक ही रहता है, लेकिन यूनिक बनाना है ना। तो GST इन और UN एक ही बात है। इसमें यहां पर स्लैश लगा के लिखा है तो GST इन की बात कर रहा हूं।
यहां पर टोटल कितने डिजिट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 ही होते हैं। 15 ही होते हैं। तो 15 होते हैं। इसमें जो स्टेट है वो कौन सा स्टेट है? उड़ीसा का कोड क्या है? स्टेट का कोड हो गया पहले 2 अक्षर, बाकी हो गया आपका पेन नंबर, और आखिरी के 3 हो गए रैंडम। क्यों रैंडम? हाँ, मतलब हर व्यक्ति के लिए वो डिपेंड, मतलब हर कंपनी है जो भी है उसके लिए डिपेंड करता है, यूनिकनेस हो जाती है, ऑटोमेटिकली होता है, कंप्यूटर सिलेक्ट कर देता है ये नंबर। ये जो पहला लेटर है, फिर एक अल्फाबेट है और तीसरा लेटर है, कंप्यूटर सिलेक्ट करता है ऑटोमेटिकली। समझ गए क्या? बाला स्टोर है, बाला स्टोर 75 जगह है बाला स्टोर, स्वयं एजुकेशन। इससे खरीदा था इसने MI Note 4। MI का एक 4 मोबाइल था मेरे पास बहुत जमाने पहले, ठीक है। MI 4 पहली बार मैंने कोई चाइनीज फोन खरीदा था, MI 4। तो वो जो MI 4 मैंने खरीदा था 12,000 का, ठीक है। 4 महीने हुए थे, मेरे को मन करने लगा, मन क्या, पैसा आ गया था, मन करने लगा दूसरा लेना है। तो फिर मैंने क्या किया, उसको OLX पे डाल दिया। OLX पे डाल दिया तो वो 11,000 में बिक गया, मतलब 12,999 का था, 13 का था, 11,500 कुछ में बिक गया, ठीक। जिस दिन बिक गया, क्या छुट्टी हो गई? जिस दिन बिक गया उसके अगले दिन फ्लिपकार्ट पे सेल आई, वो 9,000 का मिल रहा था। कैसी रही? बच गए। फिर वो कोई नहीं खरीदता 9 से कम में, 9 से ज्यादा में। अब वो भी सोच रहा हो खरीदने वाला, अरे यार इतनी सुरसुरी थी हमको। अच्छा, GST की स्लैब और देख लेंगे, छोटा सा 2 मिनट का काम है। GST की स्लैब है 0%। 0% कौन सी होंगी? गरीबों वाली। ऐसे बेइज्जती कर रहा है ये। अबे जरूरी चीजें हैं, वो तुम भी खरीद खर्च करते हो, जैसे कि जूट के आइटम हो गए, दूध हो गया, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल हो गए, आटा हो गया, बेसन हो गया, रोटी हो गई, नमक हो गया, भिंडी हो गई। बिंदी 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 1800 आइटम है जो टोटल आते हैं पूरे GST में। 1800 आइटम जो GST में आते हैं, उनको स्लैब में बांटना वाज अ टास्क, ह्यूज टास्क। और लोग उसमें संतुष्ट भी होने चाहिए। जैसे आज देखो, एजुकेशन जो है वो 18% में आती है, एजुकेशन 18% वाले में आती है। अब आपको क्या लगता है 18 में आनी चाहिए? कितने में आनी चाहिए? लगता है ना लोगों को 0 में आनी चाहिए। तो अब जैसे 18% टैक्स हमें देना होता है, तो वो टैक्स मैं थोड़ी देता हूं, एज ए कंपनी मैं थोड़ी देता हूं, आप लोग देते हो। एज ए स्टूडेंट आप पे जाता है, वो खर्चा हमेशा आप पे जाता है, ठीक है। तो जैसे अपन लोग कहीं बड़ी, जैसे अपने तो फीस कम है, जैसे बड़ी कोचिंग में जाते हैं, कोटा वाली किसी कोचिंग में जाते हैं, तो 60-70 हजार रुपए, 10th की 80,000 रुपए फीस होती है। तो उसमें 18% तो टैक्स ही होता है, 18% तो केवल टैक्स ही होता है। अब कई बार यार आदमी ऐसा भी होता है, गरीब आदमी भी कोटा में भेज देता है, बहुत उधार उधार लेके करके, ऐसा देखा है मैंने। तो हाँ, तो इस पे मतलब चर्चा होती रहती है, चर्चा चलती है और चल सकती है। तो उसके लिए एक GST काउंसिल बिठाई गई है। GST काउंसिल में 33 मेंबर है टोटल, 28 राज्य के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक वित्त मंत्री हैं, दूसरे उनके नीचे के वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, और यूनियन टेरिटरी भी तो होती हैं। यूनियन टेरिटरी से भी तीन तीन यूनियन टेरिटरी, बड़ी जो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली हो गई, जम्मू कश्मीर हो गया, और एक और कोई है जहां पर विधानसभा है। हर यूनियन टेरिटरी में विधानसभा नहीं है। तो दिल्ली में विधानसभा है, और जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा है, और एक और है जहां पर पुडुचेरी, उधर भी विधानसभा है। तो जहां जहां विधानसभा है वहां वहां विधानसभा से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। तो ऐसे करके 33 लोग हैं काउंसिल में, जो ये डिसाइड करते हैं कि ये जो कौन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और ये चलता रहता है, और ये चलना भी चाहिए, समय के हिसाब से बदलाव होने चाहिए। टैक्स की स्लैब पहले बहुत अजीब सी थी, अब बहुत अच्छी हो गई शुरुआत के कुछ महीनों में। तो यही तो विल पावर है, लोग बहुत चिल्लाते नाचते गाते हैं, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
चेंज में हमेशा प्रॉब्लम होती ही है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, जैसे ऑनलाइन आज चेंज हो रहा है, सिस्टम जो है हमारा ऑनलाइन में जा रहा है, तो उसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ गए क्या? अरे अभी तो 4:58 हुए, 5 भी कहां बजे, तुम लोग तो बस्ता वस्ता पैक कर लिया। अरे यार क्या कर रहे हो कृष्णा भाई? तो कल हम लोग जीएसटी के करेंगे सवाल, परसों करेंगे जीएसटी के आपकी बुक के सवाल, और नरसों करेंगे आपके डाउट। अब इसके का मतलब हुआ, आज आप लोग जाओगे घर, घर जाते ही आप लोग पढ़ोगे चैप्टर अपनी अपनी पुस्तकों से। अच्छा, आपको किताब की जरूरत पड़ी अभी? मैं सब लिख के तो लाया यार, सब टेंशन नहीं लेनी, अपन लोग सब मेहनत करके आते हैं। अब तुम्हें मेहनत करनी है, क्या करोगे घर जाके? चैप्टर पढ़ना है बुक से। डेफिनेटली आपसे कम से कम 10 सवाल हो जाएंगे। सवाल आप लोग एक्सरसाइज एग्जाम्पल से शुरू करना, कम से कम 10 हो जाएंगे। कभी भी चैप्टर पढ़ो या कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ो, बिना कॉपी और पेन के नहीं पढ़ना है। समझे क्या? तुम लोग स्वामी विवेकानंद हो गया, स्वामी विवेकानंद एक बार किताब पढ़ के छोड़ देते थे, उन्हें हमेशा याद रहती थी। ही वॉज सो ग्रेट। हम लोग उतने ग्रेट तो है नहीं, लेकिन हम लोग उनके महानता का अनुसरण कर सकते हैं, कम से कम किताब पढ़ तो सकते हैं। कॉपी पेन लेके पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर लंबे टाइम तक याद रहेगी। एक गोल बना लो जीवन में, आपको नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना है, केवल पढ़ने के लिए पढ़ना है, सीखने के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ना है बस। नंबर के लिए पढ़ोगे दुखी रहोगे, पढ़ने के लिए पढ़ोगे झक मार के नंबर आएंगे। क्या समझे? अभी ये 3 इडियट का डायलॉग है। 3 इडियट में कहता है, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। आपको भी यही करना है। जबरदस्ती नंबर के पीछे पढ़ोगे, आपको नंबर उतने नहीं आएंगे जितने के पीछे पढ़ोगे। सब बेकार बात है। आपको क्या करना है, केवल इस पे मुद्दा बनाना है कि जीएसटी क्या होता है, हमें सीखना है। ये जो किताब है ये आपके लिए छोटी पड़ जानी चाहिए, आपकी जिज्ञासाओं के लिए ये पुस्तक छोटी पड़ जानी चाहिए। समझे क्या? जिज्ञासा समझते हो? क्यूरियोसिटी। अरे अंग्रेज, हिंदी जान थोड़ी सी, अच्छा रहता है। मल्टीपल लैंग्वेज जानने वाले लोग बुद्धिमान होते हैं, ऐसा मुझे किसी ने बताया था। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ऐसे लोग कहते हैं कि जैसे जो छोटा सा बच्चा होता है 3 साल 4 साल तक का, वो सबसे ज्यादा वो होता है लैंग्वेज सीखने के लिए, मतलब एबिलिटी उसकी नई लैंग्वेज पे। तो इनिशियली इंट्रोड्यूस कर दी जाए 3 4 5 लैंग्वेज तो सही रहता है, वो सीख जाता है उनको इंट्रोड्यूस कर दी जाए तो वहां बिल गिर गया। काय का बिल था? बर्गर, मैगी, रेड वेलवेट केक पेस्ट्री, रेड वेलवेट। तो फालतू की चीजें खवा ले तुम लोग से यार। रेड वेलवेट, इसको 28% में आना चाहिए था, रेड वेलवेट को। क्या? स्पेशल मसाला मैगी 2 मिनट नूडल स्पेशल मसाला, लेज, लेज इंडियाज मैजिक मसाला। ये क्या होता है इंडिया? अच्छा वो। और रेड वेलवेट पेस्ट्री पे 18% लगाए जीएसटी, लेज पे 12% लगाए, ये इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाए। और रेड वेलवेट पे 18 लगाए, ये इंट्रा वाला लगाए। वो इसलिए लगाए रेड वेलवेट पे 18 क्योंकि ये थोड़ा सा लग्जरी में आ गया, थोड़ा सा, जरूरी नहीं है। मैगी 2 मिनट 12% में आया। तो ये वैसे वाले फूड है जो अब ज्यादातर शहरी लोग खाते ही हैं, मतलब जो बिलो एवरेज शहर में लोग हैं वो भी खाते ही हैं। थोड़े गरीब है वो नहीं खाते हैं, लेकिन बिलो एवरेज वाले खा ही लेते हैं, मेरे मेरे जैसे वो खा लेते हैं, मतलब गरीब लोग हैं अपन। ऐसे ऐसे करके एमआरपी इसकी 15 थी, 30। पता क्या है, एमआरपी जो होती है ना उसमें टैक्स लग के आता है। और ध्यान रखना, हमेशा जो जीएसटी देता है वो कौन देता है? एंड यूजर, हम लोग। जीएसटी हम लोग देंगे, बीच में कोई नहीं देगा। बन किसके लिए रहा वो आइटम? हमारे लिए। तो पैसा कौन देगा? समझ गए? कोई क्यों दे? ठीक है,
ले जा अपना बिल, रीइंबर्स करा लेना इसे मम्मी से। नमस्कार, टाटा बाय बाय। बाय बेटा।